तो डाटा कलेक्शन शोध क्रिया की या शोध को संचालित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो डाटा का अर्थ है चयनित शोध समस्या के संबंध में विषय वस्तु या साहित्य या कंटेंट अंतर्वस्तु। ठीक है, अब ये जो विषय वस्तु है ये दो तरह की हो सकती है। हम सैद्धांतिक विषय वस्तु, सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल जानकारियां इकट्ठा करते हैं, और जैसे टेक्स्ट बुक है, जैसे जो प्रकाशित चीजें हैं उससे हम डाटा इकट्ठा करते हैं। और फिर सांख्यिकीय या आप कह सकते हो संख्यात्मक डाटा भी हम कलेक्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप अनुसूची साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते हैं। साक्षात्कार अनुसूची का अर्थ होता है हम एक प्रश्नों की सूची बना लेते हैं। जब हम शोध करने जाते हैं और कोई एरिया रिसर्च है, तो जिन रिस्पोंडेंट्स को, जिन उत्तरदाताओं का चुनाव हम करते हैं कि हमें इतने लोगों से प्रश्न करना है, जितने लोगों का आपने सैंपल लिया है, प्रादर्श जिनका चुना हुआ है, जैसे आपने 100 लोगों को चुना और आप ये चाहते हैं कि हम 100 लोगों से प्रश्न करें और प्रश्न करने के पश्चात फिर हम उत्तर निकालें। तो वो जो जब उनसे आप उत्तर लेना शुरू करते हैं, तो जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं वो सांख्यिकीय आंकड़े हो जाते हैं, या वो आंकिक हो जाते हैं, या संख्यात्मक आंकड़े हो जाते हैं। तो दो प्रकार के आंकड़े, एक तो साहित्यिक या सैद्धांतिक और दूसरे संख्यात्मक, दोनों तरह के आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं। तो जब हम शोध को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं। डाटा कलेक्शन, डाटा का स्रोत क्या होता है, डाटा कहाँ से मिलता है, क्योंकि तभी आप शोध कर पाएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि हमें, जब आपके पास डाटा आ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे तथ्य संकलन के स्रोत क्या हैं। सामान्यतः जो है दो स्रोत तथ्य संकलन के होते हैं। एक तो तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत होता है और दूसरा तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत होता है। अब प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत को इस तरह से परिभाषित करिए। प्राथमिक स्रोत का मतलब है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अर्थात जिसका उपयोग हम पहली बार करते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कहते हैं, या जिसके बारे में पूर्व से ज्ञात नहीं है। ऐसे आंकड़े, ऐसी जानकारियां जो पहले से उपलब्ध नहीं है, उनको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए उनको प्राइमरी सोर्स कहते हैं, प्राथमिक स्रोत। अर्थात उसमें आप स्वतः इन्वॉल्व होते हैं और स्वतः इन्वॉल्व होके कुछ उपायों के द्वारा या कुछ टूल्स या कुछ टेक्निक्स का प्रयोग करके हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो वो होता था प्राथमिक स्रोत। जैसे अगर आप किसी भी महाविद्यालय में शोध प्रविधि पढ़ने के प्रति विद्यार्थियों की अभिरुचि की जानकारी अगर आपको चाहिए, तो इसके संबंध में जो डाटा आप इकट्ठा करेंगे वो डाटा प्राथमिक स्रोत से इकट्ठा किया हुआ डाटा हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए आप छात्रों के पास जाएंगे, उनसे प्रश्न करेंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, प्रश्नावली के आधार पर प्रश्न करेंगे, प्रश्न करने के पश्चात ये बताएंगे कि कितने प्रतिशत लड़कों के अंदर शोध पढ़ने की या शोध प्रविधि को पढ़ने की रुचि है और कितने प्रतिशत बच्चों के अंदर शोध पढ़ने की अभिरुचि नहीं है। तो ये डाटा आप इकट्ठा करेंगे। ये प्राइमरी सोर्स, क्योंकि ये डाटा कहीं से कहीं दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ये डाटा आपकी कल्पना पर आधारित है, आपके विचार पर आधारित है, जो आपने विषय चुना है उसके ऊपर आधारित है। तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत को अगर परिभाषित करना है तो एक लाइन में आप बता सकते हैं कि वे सभी सूचनाएं जिसका उपयोग शोधार्थी के द्वारा प्रथम बार किया जाता है, या वे सभी सूचनाएं जिनको शोधार्थी अपने प्रयासों से प्रथम बार संकलित करता है, यानी जो पहले से मौजूद नहीं है, वो प्राथमिक स्रोत है। दूसरा स्रोत जो तथ्य संकलन का होता है वो होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा माने द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत को भी अगर आसानी से आप समझना चाहें तो उसका सीधा सा मतलब है सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड हैंड का मतलब हुआ कि इस इंफॉर्मेशन का, इस सूचना का प्रयोग पहले किसी के द्वारा किया जा चुका है। यानी किसी ने कोई चीज लिखी, किसी ने कोई चीज स्थापित कर दिया, किसी ने कोई सिद्धांत दे दिया है। अब उसी सिद्धांत का अवलोकन करके और हम उसी सिद्धांत का अवलोकन करके हम जो है अपना शोध आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। जैसे आप संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करते हैं,
जैसे आप समाचार पत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे आप जो है पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये पत्र पत्रिकाएं क्या है कि पहले से किसी ने अपने विचार उसमें दे दिए हैं, किसी ने अपना सिद्धांत उसमें दे दिया है, किसी ने अपने तथ्य उसमें दे दिए हैं। अब आप क्या करते हैं, उन तथ्यों को वहां से लेते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उन तथ्यों का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। तो हो जाता है द्वितीयक स्रोत, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन जो जिसका उपयोग पहले किसी के द्वारा किया जा चुका है और आप पहली बार उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो तथ्य संकलन के दो स्रोत हो गए। पहला स्रोत हो गया प्राथमिक, दूसरा स्रोत हो गया द्वितीयक। ये दोनों बातें आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए कि हम प्राथमिक स्रोत से कैसे डाटा इकट्ठा करेंगे, द्वितीयक स्रोत से कैसे इकट्ठा करेंगे, ये हम लोग आगे चल के चर्चा करते हैं। ठीक है। प्राथमिक स्रोत दो तरह का होता है। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत होता है। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब हुआ जिसको सीधे सीधे हम उत्तरदाता के पास जाके स्वतः इकट्ठा करते हैं, वो प्रत्यक्ष होता है। यानी जिसमें आप और उत्तरदाता दोनों इन्वॉल्व हैं। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ उत्तरदाता है। आप प्रश्न करते हैं, उत्तरदाता आपके प्रश्नों का जवाब देता है। अगर ये दो चीजें हैं तो वो प्राथमिक स्रोत हो जाता है। इसी जैसे जनगणना में किया जाता है सर। जैसे जैसे जनगणना में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम गांव में ये कहें कि बालिका जो बालिकाएं हैं, ग्रामीण बालिकाओं में साक्षरता के प्रति रुझान या शिक्षा का स्तर या उसमें समस्याएं क्या आती हैं। तो समस्याएं अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको बालिकाओं से संपर्क करना पड़ेगा और बालिकाओं से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार की समस्या है, विद्यालय निकट नहीं है, आवागमन के साधन उचित नहीं है, अर्थव्यवस्था घर की ठीक नहीं है, घर में दूसरे कार्यों का संपादन करना पड़ता है। तो ये उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा? ये उत्तर तभी मिलेगा जब आप सीधे उत्तरदाता के सामने खड़े होंगे और उत्तरदाता से आप प्रश्न करेंगे, तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है। एक तरीका है, अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जैसे साक्षात्कार अनुसूची। अनुसूची अनुसूची का मतलब समझ लेना। अनुसूची माने प्रश्नों की एक सूची जिसके आधार पे आप उत्तरदाता से प्रश्न करते हैं, तो उसको साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। आप इंटरव्यू लेने जाते हैं, उससे सवाल करते हैं, तो आप और आपका उत्तरदाता यही दो लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो अब दो तरह का इंटरव्यू होता है। एक तो इंटरव्यू आमने सामने लिया जाता है। एक इंटरव्यू आप टेलीफोनिक लेते हैं, दूरभाष से आप मोबाइल से आपने उसको फोन लगाया या टेलीफोन के माध्यम से उससे जानकारी हासिल करना शुरू किया, तो ये अप्रत्यक्ष इंटरव्यू हो गया। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया। तो प्राथमिक स्रोत से दो तरह डाटा इकट्ठा किया जाता है। एक तो सीधे सीधे आप सीधे उत्तरदाता के पास पहुंचते हैं और उत्तरदाता से सीधे जानकारी प्राप्त करते हैं, और दूसरा अप्रत्यक्ष तरीके से कि आप उत्तरदाता के सामने नहीं हैं और उत्तरदाता से आप जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। तो प्राथमिक स्रोत दो तरह का होता है, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। प्रत्यक्ष स्रोत में प्रत्यक्ष साक्षात्कार, फेस टू फेस इंटरव्यू, आमने सामने बैठ के साक्षात्कार लेते हैं, वो प्रत्यक्ष स्रोत होता है। और प्रश्नावली जिसको आप बाई पोस्ट भेजते हैं, उत्तरदाता को बाई पोस्ट भेज देते हैं, या उसको मेल कर देते हैं या उसको व्हाट्सएप कर देते हैं और व्हाट्सएप पे उसे कहते हैं कि आप उत्तर दीजिए, जो प्रश्न हमने भेजे उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये स्रोत क्या है, ये भी प्राथमिक है क्योंकि पहली बार आप उससे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप उसके सामने उपस्थित नहीं हैं इसलिए ये अप्रत्यक्ष स्रोत हो जाता है। तो प्राथमिक स्रोत जो होते हैं, जो प्राथमिक डाटा संकलन होता है, तथ्य संकलन होता है, वो दो तरीके से होता है। एक तो प्रत्यक्ष तरीके से और एक अप्रत्यक्ष तरीके से। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से साधन हैं जो प्रत्यक्ष हैं और कौन कौन से साधन हैं जो अप्रत्यक्ष हैं। इस तरह से हम डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, विषय वस्तु इकट्ठा करते हैं। अब द्वितीयक स्रोत जो है, द्वितीयक स्रोत क्या है? ऐसे स्रोत जो पूर्व से प्रकाशित रूप में अथवा अप्रकाशित रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे संदर्भ पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, तो अब पुस्तकें जो है द्वितीयक स्रोत हैं क्योंकि किसी दूसरे ने उसका उपयोग किया, किसी दूसरे ने उसको छापा है और अब हम उसके माध्यम से उससे कंटेंट इकट्ठा करते हैं और अपने उपयोग में उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो वो संदर्भ पुस्तक हो गई। इसी तरह से डायरी किसी ने लिखा हुआ है, इसी तरह से पत्र पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाओं में किसी ने लेख लिखा है तो वो छपा हुआ है। तो प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं द्वितीयक।
लेकिन ऐसे स्रोत जो जिनका उपयोग पहले से हो चुका है उन्हीं को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो ऐसे स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, हमारे द्वारा लिखे गए पत्र, हमारी डायरी, हमने कोई डायरी तैयार की है, या हमारे द्वारा कोई मेमायर, कोई स्मृति लेख लिखा गया है किसी के संदर्भ में, कोई संस्मरण लिखा गया हमारे द्वारा किसी के संदर्भ में, तो वो पर्सनल डॉक्यूमेंट हो जाता है, व्यक्तिगत प्रलेख हो जाता है, जो किसी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्त, उसके इतिहास से संबंधित होते हैं, वो व्यक्तिगत हो जाते हैं। एक होता है सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख होता है जो सार्वजनिक रूप से छपता है या सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है, सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है, हर आदमी उसका प्रयोग कर सकता है, वो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट होता है। तो व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत होते हैं। अब आगे चल के हम देखते हैं कि प्राथमिक स्रोत के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। प्राथमिक स्रोत मैंने बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष मैंने आपको बता दिया जिसमें आप और उत्तरदाता इन्वॉल्व होता है, यानी जो अध्ययन की इकाई है उसके साथ आपका प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। तो इसमें कई तरीके होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। एक तरीका होता है अवलोकन का, और अवलोकन अवलोकन माने होता है देखना, निरीक्षण करना, स्वतः निरीक्षण करना। ठीक है, तो अवलोकन भी दो तरह का होता है। एक तो सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन होता है जैसे किसी भी अध्ययन की इकाई के साथ हम जुड़ जाते हैं। जब आप किसी भी अध्ययन की इकाई के अंग बन जाते हैं और वहां पे जाके आप देखना शुरू करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में कृषि मजदूरों की स्थिति का पता लगाना है, तो आप उस जगह पे जाएंगे और जहां पे मजदूर काम करते हैं वहां पे खड़े होके आप अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के पश्चात जो तथ्य आपको दिखाई पड़ता है उस तथ्य को आप रिकॉर्ड करते हैं। उस तथ्य को आप रिकॉर्ड कर लें, चाहे आप फोटोग्राफ्स खींच लें, चाहे रिकॉर्डिंग कर लें, अगर किसी से बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग कर लें। तो इस तरह से ये सहभागी अवलोकन, यानी रिसर्चर बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिट ऑफ स्टडी। जो अध्ययन की यूनिट है उसका पार्ट बन जाते हैं। यानी उदाहरण के लिए, अगर आप मऊगंज तहसील में महिला श्रमिकों की आर्थिक दशा, इस पर अगर कोई आपको काम करना है तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे महिला श्रमिक कब कितने बजे जाती हैं और कहाँ पे काम करती हैं, तो उनके कार्यस्थल का भ्रमण करेंगे और कार्यस्थल पर खड़े होके वहां पे रुक के उनके साथ जुड़ के और आप जो है उनकी स्थिति का अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। तो ये हो जाता है अवलोकन, यानी आंखों से देखकर, स्वतः समझकर जो अनुभूत किया गया तथ्य होता है जिसको आप रिकॉर्ड करते हैं, वो तथ्य अवलोकन कहलाता है। तो सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन क्या है? ये प्रत्यक्ष स्रोत है, सीधा स्रोत है। क्यों सीधा स्रोत? इसलिए क्योंकि आप डायरेक्टली, मतलब रिसर्चर जो है सीधे तौर पे इन्वॉल्व है। रिसर्चर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द यूनिट ऑफ स्टडी। अध्ययन की जो इकाई है उस इकाई में आप प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं। अगर आप किसी आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक स्थिति या राजनीतिक जागरूकता की स्थिति या राजनीतिक सहभागिता के स्तर का अध्ययन करते हैं, तो आप उस आदिवासी समुदाय के साथ कुछ समय बिताएं और उनकी जो गतिविधियां हैं उसको देखें। तो उनको देखने के पश्चात और उनको समझने के पश्चात तब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के अंतर्गत जागरूकता का लेवल क्या है, कौन सी कमियां हैं, किन कमियों को सुधारा जा सकता है। ये चीजें आप उनका एक पार्ट बन के देखते हो। तो ये होता सहभागी अवलोकन। आगे जब आप चलेंगे तो आपका चैप्टर एक है अवलोकन क्या है, अवलोकन के तरीके क्या हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जिसको सामान्य तौर पे हर एक शोधार्थी प्रयोग करता है, वो है शेड्यूल। शेड्यूल माने अनुसूची। तो शेड्यूल को सामान्य तौर पे आप समझ लें, शेड्यूल माने प्रश्नों की एक सूची। ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों के उत्तर हमें अध्ययन की इकाई से जानना है। हमारी जो अध्ययन की इकाई है, जिन प्रश्नों की स्थिति के उत्तर हम उनसे जानना चाहते हैं, उन्हीं प्रश्नों की एक सूची, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं और वो लिस्ट लेके हम उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और उनसे बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं जो आपके विषय से संबद्ध होते हैं।
अब ये संरचित सूची भी हो सकती है, असंरचित अनुसूची हो सकती है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जब अनुसूची के चैप्टर में या अनुसूची के अध्याय का हम आपस में संवाद करना प्रारंभ करेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। इंटरव्यू भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह का होता है। आप सीधे सीधे किसी के सामने खड़े हो गए और उसके सामने आमने सामने बैठ के अगर किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो साक्षात्कार हो जाता है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार। आप साक्षात्कार आमने सामने ना बैठे तब भी आप ले सकते हैं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। आप किसी अन्य तरीके से, मोबाइल से, टेलीफोनिक टॉक से, इस तरह से भी उससे संवाद करके आप जो है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू अप्रत्यक्ष इंटरव्यू हो जाता है। तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार ये प्रत्यक्ष स्रोत है, प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है रिसर्च के लिए डाटा एकत्रित करने का। इसके अलावा केस स्टडी होता है, वैयक्तिक अध्ययन, व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह या किसी एक सांस्कृतिक समूह या किसी इतिहास के किसी एक कालखंड का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। कोई भी आपका केस हो सकता है, इसमें जो उत्तरदाता है वो आपका केस हो जाता है। या जैसे जैसे उदाहरण के लिए आप कहते हैं जेल सुधार पर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और अपराधियों की प्रवृत्ति पर, अपराधियों पर में अपराध की प्रवृत्ति पर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एक समूह, ऐसे लोगों का समूह जो कभी किसी अपराध में लिप्त रहे, उनको आप लेंगे और उनसे विविध तकनीकों का प्रयोग करते हुए जानकारी प्राप्त करेंगे कि अपराध के प्रति आदमी क्यों प्रवृत्त होता है, अपराध क्यों कारित करता है, ऐसी कौन सी सामाजिक बाध्यताएं या सांस्कृतिक बाध्यताएं या राजनीतिक बाध्यताएं या आर्थिक बाध्यताएं होती हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति अपराध की तरफ प्रेरित होता है। तो हम केस स्टडी को भी प्रत्यक्ष स्रोत मानते हैं, क्योंकि इसमें भी आप जिस इकाई को चुनते हैं अध्ययन करने के लिए, जैसे प्रिजनर्स को आप चुनते हैं, कैदियों को अगर आप चुनते हैं तो आपको कैदियों से संपर्क साधना पड़ेगा और कैदियों की समस्याओं का अध्ययन आपको करना होगा। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत हो जाता है। दूसरा एक स्रोत है अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट स्रोत है, जो वो भी प्राथमिक स्रोत है लेकिन वो अप्रत्यक्ष है। वो सीधे सीधे आप उसका सीधे सीधे आप स्वतः इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किसी अन्य माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जब उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वो ज्यादा अप्रत्यक्ष स्रोत। अब इसमें क्या है? इसमें सबसे पहला स्रोत है क्वेश्चनायर, प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रथम स्रोत है। अब प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची होती है जिसको बाई पोस्ट आप उत्तरदाता को भेजते हैं और उत्तरदाता उन प्रश्नों का जवाब देता है और बाई पोस्ट आपको भेजता है। या आजकल ईमेल का सिस्टम है तो आप मेल कर देते हैं, प्रश्नों की एक सूची तैयार करते हैं और कंप्यूटर से मेल कर देते हैं और संबंधित व्यक्ति से, संबंधित उत्तरदाता से आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपके प्रश्नों का जवाब दे। और फिर जब वो आपके प्रश्नों का जवाब प्रति उत्तर देता है, फिर मेल करता है, तो उसके आधार पर आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्योंकि आप सीधे उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, सीधे आप स्वतः उत्तरदाता के पास नहीं पहुंचे, आपने बाई पोस्ट अनुसूची उत्तरदाता के पास भेज दी या प्रश्नावली उत्तरदाता के पास भेज दी, इसलिए इसको इनडायरेक्ट स्रोत या अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। फिर आगे चलिए, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि साक्षात्कार दो तरह से होता है। एक तो हम उत्तरदाता से सीधे संपर्क करके उसका साक्षात्कार लेते हैं और एक अप्रत्यक्ष तरीके से साक्षात्कार लेते हैं। अगर अप्रत्यक्ष तरीके से साक्षात्कार लें तो वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन हो जाता है। इसी तरह से पैनल स्टडी है, व्यक्ति सूची अध्ययन, व्यक्तियों की एक सूची बनाते हैं और फिर उस सूची के आधार पर अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। पैनल स्टडी माने व्यक्ति सूची अध्ययन, ठीक है। तो एक लिस्ट, मतलब किसी, जैसे अब देखिए वैयक्तिक अनुसूची अध्ययन में क्या होता है, हम व्यक्ति विशेष, समूह विशेष को अपने अध्ययन का विषय बनाते हैं और व्यक्ति सूची में क्या है, एक ग्रुप, पूरे ग्रुप को आप अध्ययन का विषय बनाते हैं। तो उससे जब कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष स्रोत हो जाता है डाटा कलेक्शन का। इसके अलावा असहभागी अवलोकन है या अर्ध सहभागी अवलोकन है। अवलोकन तो आप समझ गए, अवलोकन माने निरीक्षण, कि तथ्यों का घटना स्थल पे स्वतः उपस्थित होकर तथ्यों का निरीक्षण करना, तथ्यों का अवलोकन करना।
ये तो सहभागी अवलोकन हो जाता है। असहभागी अवलोकन होता है जब हम घटना स्थल पर स्वतः न पहुंचे और दूर से जानकारी प्राप्त करें। तो अवलोकन तो हम करें, लेकिन हम स्वतः वहां पे उपस्थित होकर अवलोकन नहीं करते, हम दूर से उसका अवलोकन करते हैं, दूर से उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो असहभागी होता है। या अर्ध सहभागी अवलोकन है कि हम कुछ समय के लिए वहां पे जाते हैं, उसके बाद चले आते हैं, तो अर्ध सहभागी पूरे घटनाक्रम को हम नहीं देखते हैं, तो वो अर्ध सहभागी अवलोकन हो जाता है। तो इस तरह से तथ्य संकलन का जो प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक जो तरीका है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का जो तरीका है, वो दो तरह का हुआ, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में सहभागी अवलोकन, अनुसूची, प्रत्यक्ष साक्षात्कार और वैयक्तिक अध्ययन, इसको हम तथ्य संकलन के प्राथमिक तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के रूप में या प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में लेते हैं। और उसके बाद प्राथमिक तथ्य संकलन के अप्रत्यक्ष स्रोतों को में प्रश्नावली है, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार है, पैनल स्टडी है, व्यक्ति सूची अध्ययन। पैनल स्टडी का अर्थ होता है व्यक्ति सूची अध्ययन है, और असहभागी अवलोकन है या अर्ध सहभागी अवलोकन है, ये जो है ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन पे। द्वितीयक स्रोत क्या है? हम लोग चर्चा कर रहे थे द्वितीयक स्रोत दो प्रकार का हो सकता है। एक तो व्यक्तिगत अभिलेख, हमारे विषय में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी तो हमारे व्यक्तिगत अभिलेख आप प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर आप डाटा कलेक्ट करते हैं। और दूसरा है पब्लिक डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो सबके लिए उपलब्ध है, जो जिसके प्रति सबकी एक्सेसिबिलिटी है, सभी लोग पहुंच सकते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाओं में कोई चीज छप गया, समाचार पत्र में कोई छप गया, या किसी किताब में लिख दिया गया, तो ये हो गया पब्लिक डॉक्यूमेंट, सार्वजनिक अभिलेख। तो ये दो तरह के अभिलेख होते हैं। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट में क्या है? बायोग्राफी, जीवन वृत्त, किसी भी व्यक्ति का जीवन वृत्त। अगर आप महात्मा गांधी पर अध्ययन करना चाहते हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर पर अध्ययन करना चाहते हैं, पंडित नेहरू, कार्ल मार्क्स, प्लेटो, मैकियावेली, किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई स्टडी आप करना चाहते हैं, तो आपको उसके जीवन वृत्त को भी समझना होगा। तो उसका जो जीवन वृत्त होगा वो क्या है? वो उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, और वो द्वितीयक स्रोत है, क्योंकि उसका उपयोग किसी और ने किया है, किसी ने उसको लिखा है, और उसके द्वारा लिखे गए या उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्रोतों का प्रयोग आप करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायरी, संस्मरण डायरी लिखते हैं। डायरी में दिन नित्य प्रति की जो गतिविधियां हैं उसको वो दर्ज करते हैं, और आप जब अध्ययन करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि अगर इनकी डायरी हो तो उससे हम डाटा इकट्ठा करें, तो वो जो है द्वितीयक स्रोत हो जाता है, क्योंकि उसका भी उपयोग पहले किया जा चुका है। पत्र है, इसी तरह से मेमायर्स हैं, स्मृति लेख जो है संस्मरण, जिसको आप कहते हैं, किसी का संस्मरण लिखा हुआ है, किसी के संबंध में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी ने नेहरू को पत्र लिखे, नेहरू ने महात्मा गांधी को पत्र लिखे, महात्मा गांधी ने नेहरू को पत्र लिखा। तो हम जब नेहरू, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो हम उन पत्रों को भी डाटा के स्रोत के रूप में प्रयोग में लाते हैं, और वो जो पत्र हैं वो उस व्यक्ति से संबंधित या उस व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं। अब देखिए सार्वजनिक प्रलेख क्या है? सार्वजनिक प्रलेख में कुछ ऐसे प्रलेख होते हैं जो सार्वजनिक प्रलेख जिसकी पहुंच सभी के पास हो, सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। अब उसमें प्रकाशित प्रलेख भी हो सकते हैं और अप्रकाशित प्रलेख हो सकते हैं। अब प्रकाशित क्या है? जिनको किसी ने प्रकाशित करा दिया हो। कुछ ऐसे भी प्रलेख होते हैं जो प्रकाशित नहीं हो पाए, अप्रकाशित रूप से रखे हुए, लेकिन उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाशित तो नहीं हुए लेकिन वो रखे गए हैं और उनका उपयोग कोई दूसरा भी कर सकता है, तो इसलिए उसको हम द्वितीय स्रोतों की श्रेणी में रखेंगे। तो ये तथ्य संकलन के स्रोत हैं। डाटा कहाँ से मिलेगा? डाटा प्रत्यक्ष रूप से भी मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे मिलता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे मिलता है इसके बारे में भी हमने आपस में बात की, और इनको जब आगे आप चलेंगे तो ये एक चैप्टर के रूप में आपके सामने आएंगे और अलग अलग चैप्टर के रूप में इनका हम उपयोग करेंगे। अब देखिए प्रकाशित अभिलेख और अप्रकाशित अभिलेख क्या होते हैं, इनको भी हम थोड़ा सा समझ लें। प्रकाशित अभिलेख होता है किसी के रिकॉर्ड, उसके पर्सनल रिकॉर्ड, उसकी जो है
मतलब व्यक्तिगत उसकी कोई प्रोफाइल बनी हुई है, उस प्रोफाइल को लेते हैं। किसी के सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल जो रिकॉर्ड है, जो पब्लिश डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रकाशित प्रलेख जो होते हैं, वो अभिलेख के रूप में होते हैं। सांख्यिकीय तरीके से होते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि जनसंख्या के संबंध में अगर हमको आंकड़े प्राप्त करना होगा तो हम जिला सांख्यिकीय कार्यालय जाते हैं और वहां से जनसंख्या के संबंध में आंकड़े प्राप्त करते हैं। इसीलिए अगर इलेक्शन के संबंध में कोई जानकारी हमको प्राप्त करनी होगी तो हम इलेक्शन कार्यालय जाएंगे और वहां से अपनी आवश्यकता के अनुरूप आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो वो सांख्यिकीय आंकड़े हो गए। प्रतिवेदन, रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स लोग लिखते हैं और जो रिपोर्ट लिखते हैं, प्रकाशित कराते हैं, उन रिपोर्ट्स को, बहुत सारा रिपोर्ट प्रकाशित होता रहता है, हम उन रिपोर्ट्स का अवलोकन करते हैं, उन प्रतिवेदनों का अवलोकन करते हैं और फिर उन प्रतिवेदनों का अवलोकन करके अपनी आवश्यकता के अनुसार उन प्रतिवेदनों से कंटेंट, विषय वस्तु निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने शोध को विस्तारित कर सकें या अपने शोध का विस्तार कर सकें और अपने खुद के कंक्लूजन, अपने खुद के निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर सकें। और कुछ ऐसे प्रकाशित लेख होते हैं जो मिश्रित हैं, अर्थात तो प्रतिवेदन के रूप में हो सकते हैं, सांख्यिकी के रूप में हो सकते हैं और रिकॉर्ड के रूप में हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो है प्रकाशित जो प्रलेख है, इस तरह से हम डाटा इकट्ठा करते हैं। इंटरनेट में बहुत सारी सामग्री आजकल उपलब्ध है, हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और इंटरनेट से जो मिलने वाली सामग्री है वो भी प्रकाशित अभिलेख की कैटेगरी में आता है और वो भी तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत होता है। दूसरा होता है अप्रकाशित प्रलेख, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अब अप्रकाशित ऐसे प्रलेख जो प्रकाशित नहीं हुए, जैसे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के संबंध में कुछ गुप्त रिकॉर्ड होते हैं और वो गुप्त रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं भी हो सकते। अगर इंडियाज सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो गोपनीय होते हैं, जो सबके लिए सुलभ नहीं होते हैं। उनके लिए विधिवत हमको पहले से इंटीमेशन दे के, पहले से सूचना दे के, पहले से उनसे विनय करके, अनुनय करके फिर हमें वो अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो वो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि सबके साथ उनको शेयर नहीं किया जा सकता, केवल उन्हीं के साथ शेयर किया जा सकता है जो वास्तव में उसका उपयोग करने वाले हैं और जिन्होंने नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया है और प्रक्रिया पालन के पश्चात फिर उनको ऐसे अभिलेख उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर दुर्लभ पांडुलिपियां भी हैं। बहुत सारी पांडुलिपियां लाइब्रेरी में उपलब्ध होती हैं। 150 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व की पांडुलिपियां, जो हस्तलिपि होती है, हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां होती हैं, वो उपलब्ध होती हैं। और उन पांडुलिपियों का भी हम उपयोग द्वितीयक स्रोत के अप्रकाशित प्रलेख के रूप में कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो पांडुलिपियां या वो हस्तलिपियां जो हैं वो प्रकाशित न हो पाई हो किसी कारण से, लेकिन किसी पुस्तकालय में वो हाथ से लिखी हुई जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो प्रपत्र हैं, उन प्रपत्रों को हम वहां से प्राप्त करते हैं। फिर रिसर्च के प्रतिवेदन, बहुत सारे रिपोर्ट्स लाइब्रेरी में होते हैं, बहुत सारे रिसर्च के रिपोर्ट्स आपको प्राप्त होते हैं, आपके विभाग से प्राप्त होते हैं। वो रिसर्च रिपोर्ट्स प्रकाशित नहीं होते हैं, उनको लाइब्रेरी संग्रहित करती है और उनका उपयोग शोधार्थी छात्रों के लिए किया जाता है। हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में ऐसा किया जाता है। तो वो रिसर्च के रिपोर्ट्स जो हैं वो भी अप्रकाशित अभिलेख के श्रेणी में आता है। कंटेंट एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इसकी फीचर्स हैं। इन सब चीजों का हम अध्ययन बाद में करेंगे। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण भी, ये भी अनपब्लिश या अप्रकाशित डाटा के अंतर्गत आता है। अब ये द्वितीयक स्रोत हम कैसे संकलित करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी द्वितीयक स्रोतों से तथ्य हम कैसे इकट्ठा करें। हमको कौन से स्रोत इकट्ठा करना चाहिए? हमको वो स्रोत इकट्ठा करना चाहिए जिनके तथ्य विश्वसनीय हो, जिनका परीक्षण किया जा चुका हो, या आप कह सकते हैं जो सत्यापन योग्य हो। ऐसे तथ्य जो केवल सामान्य बोध पर आधारित हो, कॉमन सेंस पर आधारित हो, उनको हम विश्वसनीय आंकड़े नहीं कह सकते। ऐसे विश्वसनीय आंकड़े जिनका परीक्षण पूर्व में किया जा चुका हो, ऐसे विश्वसनीय आंकड़ों को हम इकट्ठा करते हैं।
तो क्या करते हैं, जब हम तथ्य संकलन द्वितीयक स्रोतों से इकट्ठा करते हैं, प्रकाशित पुस्तकों से या टेक्स्ट बुक से जब इकट्ठा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि तथ्य संकलन के स्रोत क्या थे। जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ या जो आंकड़ा अप्रकाशित रह गया, उसमें जो तथ्य इकट्ठा किए गए हैं, वो तथ्य किन स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं, वो कहां से लाए गए हैं, उनका कोई ऑथेंटिक स्रोत है, कोई शासकीय कार्यालय अगर है और वहां से कोई तथ्य संकलित कर रहे हैं, तो उस तथ्य की विश्वसनीयता ज्यादा होगी। और अगर किसी व्यक्ति विशेष के घर में आप जाते हैं, उससे कोई मैटर प्राप्त करते हैं, छपा हुआ या गैर छपा हुआ मैटर प्राप्त करते हैं, तो वो तथ्य विश्वसनीय नहीं हो सकता है। तो तथ्यों की विश्वसनीयता को समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जानना होगा कि जिस व्यक्ति ने, जहां से आप स्रोत उठा रहे हैं, जहां से आप विषय वस्तु ले रहे हैं, वहां पर जो सामग्री आपको प्राप्त हो रही है, वो सामग्री कैसे संकलित की गई, उसमें कोई वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया गया या कहीं से उसको उठा के ला के वहां पे रख दिया गया, तो ये आपको पता करना चाहिए कि तत्संकलन स्रोत क्या थे। इसी तरह से तत्संकलन किसके द्वारा किया गया, तत्संकलन किसने किया, क्या किसी शोधार्थी ने किया है, किसी आम व्यक्ति ने, सामान्य व्यक्ति ने किया है, या किसी अध्येता ने, शोध अध्येता ने किया है। तो ये आपको पता करना होगा कि किसने तथ्य का संकलन किया है, क्योंकि हमारी विश्वसनीयता इसमें निर्भर करती है। अगर किसी शोधार्थी ने तथ्य को संकलित किया होगा तो वो तथ्य विश्वसनीय हो सकते हैं। अगर किसी अधिकृत प्राधिकारी ने, जैसे आप चुनाव के संबंध में आंकड़े अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप जाते हैं चुनाव कार्यालय और वहां से जो आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, आपको पता होता है कि ये आंकड़े जो हैं, ये आंकड़े विश्वसनीय हैं, क्योंकि सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा इन आंकड़ों को कलेक्ट किया गया। तो इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप आंकड़ों को द्वितीयक स्रोतों से इकट्ठा करना शुरू करें, तो ये बात आपको जरूर पता लगाना चाहिए। फिर तीसरी बात हो जाती है, क्या तथ्य संकलन उचित रीत से किया गया, तरीका क्या है, किस तरीके से तथ्य संकलन इकट्ठा किया गया, साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग के द्वारा, तकनीकों के प्रयोग के द्वारा इकट्ठा किया गया, कि सामान्य तौर पे आपको कहीं पे वो तथ्य मिल गया और आपने उस तथ्य को उठाया, समाचार पत्र में छपा हुआ था, आपने उसको उठाया, उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये सावधानियां बरतनी चाहिए आपको कि जो सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन हो वो अथेंटिक हो, डाटा कलेक्शन को, डाटा कलेक्ट करने की जो रीति हो वो वैज्ञानिक हो, मेथड जो है वो वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक हो, उसमें वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया गया हो। और ये भी देखा जाता है कि तथ्य संकलन कब किया गया। अगर आप 20 वर्ष पहले की डाटा, 15 साल पहले की डाटा का आप उपयोग करते हैं आज की तारीख में, करंट सिनेरियो में, तो वो डाटा प्रासंगिक नहीं होगा। उस डाटा से आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अगर आज की तिथि में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका डाटा आज की तिथि का होना चाहिए, करंट होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए। अगर आपके शोध का स्वरूप ऐसा नहीं है जिसमें ऐतिहासिक साक्ष्यों को संकलित करना है, अगर आपका शोध का स्वरूप इंपेरिकल है, तो उसमें आज के समय या नया जो डाटा होगा, उस डाटा को हम महत्व देंगे। तो व्हेन डाटा हैज बीन कलेक्टेड। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब आप द्वितीयक स्रोत के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि तथ्य संकलन जब कोई करता है, तो उसमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए या बायस नहीं होना चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए। कि जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप कोई ऐसा डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं जिसका आपके साथ किसी प्रकार का संवेदनात्मक लगाव है, तो आप बायस हो जाते हैं, आप प्रेजुडिस हो जाते हैं, या किसी विचारधारा या किसी विशिष्ट विचार से आपका लगाव है, और उसको जब वहां से डाटा आप इकट्ठा करना शुरू करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं। तो ये देखना है कि जो डाटा इकट्ठा किया गया वो एकांगी तो नहीं है, एक पक्षीय तो नहीं है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्रोत के संबंध में बहुत सारी बातें वो कह रहा है, सभी स्रोतों को वो संज्ञान में नहीं ले रहा है। तो अगर ऐसा डाटा है, तो वो डाटा आपके काम का नहीं हो सकता है, या आप उस डाटा का उपयोग, सही तरीके से उपयोग अपने कार्य में नहीं कर सकते। ऐसे तरीका क्या है सत्संकलन का, आपके अनुसंधान की प्रकृति क्या है, पहले तो ये देखना है। आपका अनुसंधान सैद्धांतिक है
आपका अनुसंधान व्यावहारिक है, अप्लाइड है या एम्पिरिकल है, ये आपको समझना होगा। आपका आपके अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, जो आपने सैंपल चुना है वो सैंपल कितना है। बहुत बड़ी इकाई का अगर आप अध्ययन करते हैं और बहुत छोटा संकुचित प्रादर्श चुन लेते हैं, सैंपल चुन लेते हैं, तो फिर आंकड़े वो विश्वसनीय नहीं हो सकते। आपको जो है एक निश्चित रीति से सैंपल का चुनाव करना चाहिए, एक निश्चित तकनीक से सैंपल का चुनाव करना चाहिए। अगर सैंपल चयन में आपने तकनीक का प्रयोग नहीं किया है, प्रविधि का प्रयोग नहीं किया है, तो आप जो है सही रिजल्ट नहीं दे सकते या आपके द्वारा कलेक्ट किया गया डाटा सही नहीं हो सकता है। तो जब आप कहीं से डाटा इकट्ठा करें तो आपको ये देखना होगा कि सैंपल साइज कितना था, अनुसंधान का उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण, क्यों अनुसंधान क्यों किया गया, उसका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है जब आप डाटा इकट्ठा करते हैं। फिर समय आपको कितना मिला, अगर ज्यादा समय है तो आप ज्यादा विश्वसनीय आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। साधन आपके पास कितने उपलब्ध थे, ज्यादा साधन है तो ज्यादा आप अध्ययन कर सकते हैं, बड़ा सैंपल साइज चुन सकते हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन का अध्ययन कर सकते हैं। तो वहां से जो डाटा मिलता है वो थोड़ा सा, वो डाटा हमारे लिए प्रामाणिक होता है और उचित होता है। इसी तरह से बजट की उपलब्धता, आपके पास अगर पर्याप्त बजट है तो आप दूर दूर क्षेत्रों में जाके और वहां से आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। अध्ययन के लिए बजट अगर कम है तो बहुत दूर जाके आप आंकड़े इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये जो है डाटा कलेक्शन है, इस तरह से हम डाटा कलेक्शन करते हैं और इसी के आधार पे हम अपने शोध को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। और अब आपका समय हमको अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को बंद करूंगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो